नमस्कार, मधुर बीएचयू के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ब्रिजभूषण तिवारी है और आज हमारे बीच महामना के मानस पुत्र मनीष कुमार सिंह हैं, जो बीएचयू से पढ़ाई किए हैं और फिलहाल में ये आईआईटी धनबाद में दाखिला लिए हैं। तो मनीष जी, सबसे पहले आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है मधुर बीएचयू पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अपने बारे में सबसे पहले बताएं कि आप कहाँ से आते हैं और आप बीएचयू तक पहुँचने का आपका संघर्ष कैसा रहा? मैं बिहार राज्य के छपरा से संबंध रखता हूँ जी, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई है। मैंने अपने गांव के उच्च विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया, फिर गांव के ही एक इंटर कॉलेज से मैंने इंटर की शिक्षा प्राप्त किया और छपरा के राजेंद्र कॉलेज से मैंने बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स में पास किया। और उसके बाद जब मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपनी एक आगे की स्टडी को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से करूं, तो जब भी दैनिक जागरण पेपर में पढ़ता था और पेपर में बीएचयू का नामांकन की प्रक्रिया जब शुरू होती थी तो बीएचयू के सिंह द्वार का फ़ोटो छपता था। तो उस समय मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि तैयारी किया जाए और बीएचयू में दाखिला लिया जाए। मैंने तैयारी किया और बीएचयू में मुझे प्रवेश प्राप्त हुआ और ऑल ओवर मेरा 50 रैंक था और मुझे आसानी से छात्रावास भी मिला। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई जो है बीएचयू में आने के लिए। लेकिन ये बताएं मनीष जी कि आप बीएचयू में ग्रेजुएशन में आए कि मास्टर्स में आए? मैंने यहाँ से केवल मास्टर्स किया है। अच्छा, मास्टर्स किया है। आप कब मास्टर्स में आए? मैं मास्टर्स में यहाँ 2016 में आया हूँ। तब से अब तक आप बीएचयू में हैं? हाँ। और इस बार आपका आईआईटी धनबाद में हुआ? आईआईटी धनबाद पीएचडी में हुआ है। आप 2016 से लेकर के 22 तक 6 साल आपने इस कैंपस में गुजारा है। क्या बीएचयू ने आपको क्या दिया, क्या सिखाया बीएचयू ने? बीएचयू में आने के बाद सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस वर्ष में मैं बीएचयू में दाखिला ले रहा था उस वर्ष वो वर्ष बीएचयू के लिए बहुत ही ऐतिहासिक था और साथ में मेरे लिए भी, क्योंकि 2016 में बीएचयू अपनी सेंटेनरी ईयर मना रहा था। बहुत बढ़िया, हाँ। और इसलिए और बीएचयू में आने के बाद में सोचने का जो दायरा है थोड़ा सा बढ़ जाता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। फिर यहाँ से आदमी आगे की तरफ मूव करता है और बीएचयू को देखा है तो यहाँ पे बहुत संसाधन परिपूर्ण है, इतनी विविधताएं हैं। एक कैंपस के अंतर्गत सारे विद्या की पढ़ाई होती है, इसलिए कहा जाता है कि ये सर्व विद्या की राजधानी है। और यहाँ के कुलगीत में यह बात है कि यह मतलब जो सर्व विद्या की राजधानी तो वास्तव में ये है। और बीएचयू अपने आप में अपने विद्यार्थियों को मतलब विस्तृत सोचने के लिए एक दृष्टि प्रदान करता है, एक मंच प्रदान करता है। बहुत बढ़िया। तो गाँव की गलियों से निकल कर अब आप बीएचयू तक आए, इतना बड़ा परिसर, इतना बड़ा परिवार, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के पास आउट हुए, तो लोगों ने आपको प्रभावित किया होगा, जाहिर सी बात है। बीएचयू में आने के बाद आपके दोस्तों का सर्किल कैसा रहा? किन किन दोस्तों से आपका ज़्यादा लगाव हुआ और आपको इस बीएचयू के दौरान दोस्तों ने कैसी मदद की, किस तरीके से? सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जैसे मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ जी, तो किसी भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय में आकर पढ़ना एक सपने के जैसा होता है। और मैं खेत की पगडंडियों से चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ और यहाँ पर आने के बाद में विभिन्न राज्य के विद्यार्थियों से, विभिन्न विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से आमना सामना हुआ और तरह तरह के कल्चर से मुलाकात हुआ, तरह तरह के मतलब संस्कृति से मिला, तरह तरह के व्यवहार करने वाले छात्रों के बीच रहा। तो एक अलग तरीके से अपने आप को मतलब एक मंच मिला मुझे। तो मास्टर्स करने के बाद फिर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, इसके बाद आपने वहाँ इंटरव्यू दिया, इसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ? मास्टर्स करने के बाद में मैं 3 बार लगातार नेट क्वालिफाई किया और 3 बार नेट क्वालिफाई करने के बाद में नवंबर 2021 में मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ और फिर मैं इंटरव्यू दिया और आईआईटी का भी इंटरव्यू दिया, कई आईआईएम के भी, 1-2 आईआईएम का भी इंटरव्यू इस बार दिया, जिसमें मुझे आईआईटी धनबाद में पीएचडी में नामांकन में सफलता प्राप्त हुआ। अरे वाह, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। और आप ये बताएं मनीष जी कि बीएचयू के छात्रों का और बीएचयू के कौन कौन से ऐसे शिक्षक रहे जिनका काफ़ी योगदान रहा आपको वहाँ तक पहुँचाने में? बीएचयू में मेरे जो फैकल्टी है, फैकल्टी के प्रोफेसर्स हैं, वो लोग बहुत ही क्रिएटिव हैं और छात्रों को नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हम सब प्रेरित करते रहते हैं। क्योंकि मेरे कई शिक्षक हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, जब भी मैं अपने फैकल्टी जाता हूं तो पूछते रहते थे उस समय कि क्या मनीष नेट के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं? तो मैंने तो एक शिक्षक से बोला कि सर मेरा नेट इस बार एक क्वेश्चन से डिस्क्वालीफाई हो गया है। तो उन्होंने बताया कि देखो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक क्वेश्चन से पूरे भारत में 1000 लोग डिस्क्वालीफाई हुए होंगे। तो ये रहा और काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव मेरे प्रोफेसर हैं और बीएचयू के छात्र भी मतलब एक कल्चर है कि सब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे तो एक दूसरे को बधाई देने का यहाँ जो एक कल्चर है, एक रिवाज है, एक परंपरा है, वो बहुत बेहतरीन है। मनीष जी, आप ये बताएं, एक उम्र के बाद आदमी के ऊपर प्रेशर हावी होने लगता है, घर वाले कहते हैं छोड़ दो अब तुमसे नहीं होगा, वापस आ जाओ।
आपके ऊपर इसका कितना प्रभाव रहा? देखिए, जहाँ तक प्रेशर की बात है तो सारे विद्यार्थियों को प्रेशर होता है, सारे स्टूडेंट इस समय प्रेशर से ग्रसित हैं कहीं ना कहीं, तो मैं भी इससे कैसे अछूता रह सकता हूँ। प्रेशर होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये भी बात है कि कोई भी मतलब विद्यार्थी 24 घंटे प्रेशर में नहीं रह सकता है। 24 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा प्रेशर रहेगा, लेकिन बाकी प्रेशर को अभी के समय हम लोग इस स्तर पे पहुंच गए कि प्रेशर को हैंडल करने में सक्षम है। और प्रेशर होता था, सही बात है, लेकिन मेरे पिताजी इसमें बहुत ही मतलब सहयोगात्मक रवैया रखे। जब भी मैं असफल होता था तो मेरे पिताजी बोलते थे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ठीक है, अगला प्रयास करो। और मेरे पिताजी पैसे की कभी कमी नहीं होने दिया और लगातार उन्होंने पैसा भेजते रहे और इसी के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जब भी बोलते थे थोड़ा सा क्रोधित होते थे, लेकिन फिर बाद में बोलेंगे कि ठीक है, फॉर्म भरना बंद मत करो, प्रयास करो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कहा जाता है कि वो अंधेरे को भी कोहिनूर बना देते हैं जो चिरागों की भांति खुद को जला देते हैं। वाकई आपने खुद को इस तरीके से जलाया है, निखार के ले आए हैं कि आप BHU के काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक नायाब हीरो में क्या बोलते हैं इसको कि गिने जाएंगे। आप ये बताइए मनीष जी कि आपने IIT धनबाद ही क्यों चुना? हाँ, जहाँ तक IIT धनबाद की बात है तो IIT धनबाद एक तो झारखंड में इंस्टीट्यूट है और ये ISM है, पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है। और 1926 में इसकी स्थापना लॉर्ड इरविन ने कराई थी, क्योंकि लंदन में रॉयल स्कूल ऑफ माइंस है और उसी के तर्ज पे अंग्रेज़ों ने भारत में माइंस की स्टडी के लिए, क्योंकि कोयला का क्षेत्र है वो, और यहाँ पे माइंस स्कूल की स्थापना किया गया। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि 2016 में मैं विश्वविद्यालय में जब नामांकन लिया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो यह विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा था और मैं इस शताब्दी वर्ष का साक्षी था, क्योंकि काउंसलिंग कॉल लेटर जो हम लोग को मिला था उसमें लिखा गया था कि ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड इन सेंटेनरी ईयर्स। तो जब मुझे लगता है कि जब मैं वहाँ पे अपनी PhD की डिग्री लूँगा जिस वर्ष में 2026 में, तो वह वर्ष ISM का शताब्दी वर्ष होगा। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं ISM की शताब्दी वर्ष का साक्षी रहूँगा। अरे वाह, ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं। मनीष जी, ये बताएं कि BHU की फिज़ाओं ने आपके ऊपर क्या असर छोड़ा? आप BHU से क्या क्या सीखे? BHU में मधुबन है, BHU में MP थिएटर है, BHU में और बहुत बड़े बड़े ग्राउंड एग्रीकल्चर है, IIT है, तो BHU के फिज़ाओं ने आपको कितना प्रभावित किया? आप क्या यहाँ से सीख कर जा रहे हैं? BHU में सबसे बड़ी चीज़ है कि कैसे हम लोग साथ में रह सकते हैं, कि ये एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, इसमें बहुत सारे मतलब संकाय हैं और सभी संकाय के छात्र हैं। कोई LLB के हैं, जैसे आप LLB के हैं, कोई मैनेजमेंट का है, कोई सोशियोलॉजी का है, लेकिन LLB मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी रहने के साथ में भी जो इन लोग का कोऑर्डिनेशन है, साथ में रहने का, साथ में चाय पीने का, साथ में घूमने का, साथ में बातें करने का, तो ये एक अलग तरीके से है। और BHU एक बहुत बड़ी संस्था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और BHU में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और इस प्रांगण में मैं हमेशा आता जाता रहा हूँ, छात्रावास में आता जाता रहा हूँ। यही कारण है कि विश्वविद्यालय के कई मेरे जो प्रोफेसर हैं पूछते रहते हैं क्या मनीष अभी यहाँ से गए नहीं। मनीष जी, एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि हम लोग सेंट्रल ऑफिस के पीछे कैंटीन में चाय पीने गए थे। मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था लेकिन हो नहीं पाया, तो आपसे इतना अच्छा संबंध था उनका, जो स्टाफ थे वहाँ, कि आपको वो उधार ही मतलब चाय पिला दिए, बोले कि मनीष जी बाद में दे दीजिएगा। तो कैसे यहाँ के हर स्टाफ से आपका इतना बढ़िया परिचय जो है, हर छात्र से इतने मिलनसार व्यक्तित्व लेकर आप उनसे मिलते हैं, जो है कैसे कर पाते हैं? आपको लगता नहीं कि मतलब एक पढ़ाई का दबाव, फिर लोगों से मिलना, उनके साथ बरकरार रहना, कैसे किया आपने ये सब? हाँ, ये व्यवहारिकता पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो वहाँ पे अंकल जी है चाय के दुकान जो चलाते हैं, वो भी बहुत ही मतलब जिंदा दिल आदमी है। वो ये बोलते हैं कि मनीष जी चाय पीजिए, लेकिन आप पकौड़ी का भले आप पैसा दीजिएगा, लेकिन मेरे कहने पर पकौड़ी भी खाइए। तो एक अलग तरीके से उनका पैसा नहीं होता तो भी मतलब चाय पिलाते थे, मुझे पकौड़ी भी खिलाते थे। बाद में कभी कभी खुला नहीं होता था तो बाद में देता था तब मैं। और मैं जब गुरटू में रहता था तो बगल में जो CB रमन है और मोरबी छात्रावास में, मैं रात को कभी वहाँ पे कैंटीन में जाता था। तो एक बार कैंटीन में मैं वहाँ का सेवा ले रहा था, तो 500 रुपये के नोट थे, तो मैं पैसा देने गया तो बगल के एक लोग बोले कि पैसा के इनके पास 500 रुपये के नोट है, तो बोले कि जाइए ना, इनको जाने दीजिए, बाद में दे देंगे पैसा। इस तरीके से था। अब मनीष जी, ये भी कहा जाता है कि जो BHU में आता है उसके ऊपर इश्क का रंग चढ़ जाता है, उसको मोहब्बत किसी न किसी से हो जाती है। आप हमें बताएं कि आपके ऊपर मोहब्बत का रंग कितना चढ़ा और कैसे उतरा फिर, या फिर अभी भी बरकरार है? बताएं। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये तो एक पढ़ाई का बहुत बड़ा केंद्र है, और अगर मैं कहूँ कि मेरे पर मोहब्बत का रंग नहीं है या तो ये गलत होगा, क्योंकि सामने दर्शक समझेंगे कि झूठ बोल रहा है। लेकिन एक बरसात की तरह है, हर व्यक्ति थोड़ा या मतलब कम भीगता ही है, भीगा ही हुआ। मनीष भैया,
हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से मधुर बीएचयू के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों के लिए दिया। आप हमें ब्रीफ में व्यवहारिक बातें तो हो गई, जैसा कि ब्रिजभूषण भैया से आपने बताया सारी चीज़ें को खोल कर कि एक बीएचयू हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो हमें किस तरह का इन्वायरमेंट देता है, या फिर यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से कोऑपरेटिव होते हैं। आप हमें ये बताएं कि आपका सब्जेक्ट जो है कॉमर्स है, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर वो पीएचडी करना चाहता हो तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है और वो कैसे पीएचडी कर सकता है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कॉमर्स के स्टूडेंट जितने भी मेरे नीचे आने वाले स्टूडेंट हैं, जो लोग भी कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले ये भी बताना चाहेंगे कि एकेडमिक में जो आपका एकेडमिक स्कोर है इसको मेंटेन करके रखना है। बीकॉम का स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, एमकॉम में ज़्यादा बेहतरीन का स्कोर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको हायर एजुकेशन में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जब एमकॉम कर लेने के बाद में हम एलिजिबल हो जाते हैं नेट और जेआरएफ देने के लिए, तो नेट जेआरएफ देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो एमकॉम का सिलेबस है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो एमकॉम का सिलेबस है वो यूजीसी एनटीए नेट का सिलेबस है। अगर आपने विश्वविद्यालय के एमकॉम के सिलेबस को अच्छा से पढ़ा है तो आप इजीली आप नेट कर जाएंगे। यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अगर आप पढ़ रहे हैं तो नेट निकालना ये आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। मैं तो इतना कहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में अगर एक पत्थर को आप लेकर रैंडम मारेंगे किसी स्टूडेंट को, अगर मास्टर्स का हो तो या तो नेट पे लगेगा नहीं तो जेआरएफ पे लगेगा। क्या बात है, ये बात है। तो आप ये हमें बताएं कि जैसे कॉमर्स एक अलग सब्जेक्ट है और अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो कॉमर्स से हैं आप, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि कॉमर्स में कहाँ कहाँ स्कोप है। कॉमर्स के स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जा सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीशिप में जा सकते हैं और बैंक में भी जा सकते हैं, वहाँ भी स्कोप है। अगर एजुकेशन की बात करें तो टीजीटी में जा सकते हैं, पीजीटी में भी जा सकते हैं और हायर एजुकेशन में प्रोफेसर बन सकते हैं। जहाँ तक बात है पीएचडी में दाखिले की, तो कॉमर्स के विद्यार्थी स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले सकते हैं, एनआईटी में भी दाखिला ले सकते हैं जहाँ पे एमबीए डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। आईआईटी में दाखिला ले सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में। और आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी कॉमर्स के स्टूडेंट दाखिला ले सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली में है, उसमें भी कॉमर्स के स्टूडेंट दाखिला ले सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब तमाम तरह के ज़राए हैं उसमें, तमाम तरह के स्कोप्स हैं, तो कॉमर्स भी सेम है। ये घबराने की बात नहीं कि हम कॉमर्स से पढ़ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल घबराने की बात, तमाम तरह के बिल्कुल स्कोप्स उसमें भी हैं। बिल्कुल बेहतरीन स्कोप है। मनीष भैया, हमें आप ये बताएं कि हमने आपको अक्सर वो जो ऑरेंज वाली टोपी थी आपकी, ये टोपी बदली बदली लग रही है, तो मैं अक्सर जब भी लाइब्रेरी जाता था या फिर लाइब्रेरी के कैंपस में जब भी मैं चाय पीने या फिर कभी निकलता था, तो मैं आपको उस आइडेंटिटी से जानता था कि ऑरेंज वाली टोपी जो है वो भैया मतलब उसी सीट पे मिलेंगे, और मैं इसी तरह से आपसे पहचान थी। फिर उसके बाद कंप्यूटर सेंटर में आप हमसे मिले तो बातचीत हुई और फिर आपका स्ट्रगल हमें मालूम चला, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ऐसी प्रतिभा को हमारे जो बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बीएचयू में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, इंस्पायर हैं, तो उनके सामने लाना चाहिए। साइबर लाइब्रेरी में आपको काफ़ी वक्त देते देखा गया है, यानी कि 8 बजे सुबह से 11 बजे तक कंटिन्यू साइबर लाइब्रेरी में रहना और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना वहाँ पे, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है आपके अंदर? देखिए, सबसे बड़ी बात सबसे पहले बताना चाहूँगा कि टोपी वाली पहचान जो है, हाँ। यह पहचान मेरे फैकल्टी से भी है, क्योंकि फैकल्टी में ऑरेंज टोपी, हाँ ऑरेंज टोपी हाँ चेंज हो गई है, क्योंकि वो पुराना हो चुका था। तो फैकल्टी में मैं अक्सर टोपी लगा के जाता था, तो टोपी लगाने के कारण कई बार क्लैश भी हुआ और टोपी लगाने के कारण कई बार पहचान भी मिली, क्योंकि टोपी वाले कारण मैं पहचान रहा। जितने मेरे प्रोफेसर्स हैं और मेल प्रोफेसर और फीमेल प्रोफेसर्स हैं, वो टोपी के कारण मुझे बहुत पहचानते हैं कि टोपी वाला लड़का है। और लाइब्रेरी की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो वहाँ भी मैं टोपी लगा कर ही जाता था, और सुबह में 7:30 बजे तक मैं लाइन में आता था लाइब्रेरी के लिए। और लाइन काफ़ी लंबी होती थी, कई बार आप लोग भी साथ में होते थे। जो बीएचयू के स्टूडेंट हैं वो साइबर लाइब्रेरी की लाइन के बारे में बखूबी बात हाँ लाइन के बारे में तो आप लोग ही लाइन में सब लोग साथ में बैठते थे, हम लोग उसी लाइन में खड़े रहते थे। और आज वो लाइन अब नहीं लगना पड़ेगा, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उस लाइन से निकलना अपने आप में खुशी है कि कामयाब हो गए आपने, यहाँ से जो है वो तरक्की कर। लेकिन कहीं ना कहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो छाप है आपके अंदर, वो आप चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, ये जो महक है, इस बाग की जो फूलों की जो महक है आपके अंदर जो समाहित होकर जाती है, वो आप हर जगह फैलाते। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब 2016 में एडमिशन लिया था, तब से मैं हॉस्टल में केवल सोने के लिए आता था।
और लाइब्रेरी का यूज मैं तब से किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर यह देखा जाता है कि छात्रों को 1 साल चला जाता है तब पता चलता है कि लाइब्रेरी भी है BHU में, साइबर लाइब्रेरी जैसी व्यवस्थाएँ भी है पढ़ने के लिए। और साइबर लाइब्रेरी में जहाँ तक पेशेंस की बात है और अच्छे से बैठकर पढ़ने की बात है, डेडिकेशन की बात है, तो उसमें ये है कि बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं यहाँ पे, और आप लोग भी जैसे थे, तो समूह में पढ़ना और अकेले बैठ के पढ़ना बहुत आसान होता है। समूह में पढ़ना आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, क्योंकि सब लोग पढ़ रहे होते हैं, तो उनके साथ पढ़ेंगे, फिर एक अंतराल के बाद में 2 घंटे बाद में 3 घंटे बाद में आपको थोड़ा चाय पीने का मन करेगा तो भीम के पास जाकर चाय पी लेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको कई घंटे पढ़ रहे हैं, आपको मालूम नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब टाइम दे रहे हैं और अच्छे से टाइम जो यूटिलाइज हो जाता है। एक बेहतरीन सेटअप है, इन्वायरमेंट है, एक ग्रुप होता है, और जहाँ तक बात है AC की व्यवस्थाएं भी है तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको बहुत ही मतलब कंफर्टेबल जोन चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए। बात सही है, आप गर्मी में बैठ के ना स्ट्रगल नहीं कर सकते इतना बढ़िया। जो VT का है, पूरे कैंपस का जो VT और सेंट्रल लाइब्रेरी और साइबर लाइब्रेरी का एरिया है, उसे हम लोग ये कहते हैं कि द हार्ट ऑफ BHU, यानी BHU का हार्ट प्लेस है वो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ तीनों चीज़ें हैं, VT है, विश्वनाथ टेम्पल है, बिल्कुल, बगल में सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसके बगल में साइबर लाइब्रेरी है। तो आप सेंट्रल लाइब्रेरी ज़्यादा प्रीफर करते थे या साइबर लाइब्रेरी, या फिर दोनों का इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब किसमें आपको अच्छे से मन लगता था पढ़ने के लिए? मैं जनरली साइबर लाइब्रेरी ज़्यादा प्रेफर किया हूँ, सेंट्रल लाइब्रेरी में मैं बहुत कम बैठा हूँ। और साइबर लाइब्रेरी में ये है कि साइबर कैफ़े की तरह आपको एक डेस्कटॉप मिलता है और उस पर बैठकर अपना ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बैग लेकर जाना अलाउ है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है उसमें। साइबर लाइब्रेरी ज़्यादा कंफर्टेबल है आपके अकॉर्डिंग, या फिर बाकी जो जिसमें पढ़ना चाहें वो तो उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सही रहता है, डिपेंड करता है। तो मनीष जी, आप हमें ये बताएं कि जैसे कि कैंपस में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्ट्रगल है, कई तरह के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आपने बताया भैया से कि अलग अलग फैकल्टीज़ के लोग हैं, जैसे लॉ फैकल्टी कोई है, कोई कॉमर्स फैकल्टी है, कोई आर्ट फैकल्टी का है, लेकिन लोगों में कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़ा है, यानी कि लोग एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का। तो आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में होंगे जो भैया होंगे, सीनियर्स होंगे, या फिर बहुत सारे जूनियर्स होंगे जो आपसे जुड़े होंगे, आपसे सीखना चाह रहे होंगे बहुत कुछ, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाने में स्टडी बैरियर होता है कि नहीं, या जैसे कि स्टडी ख़राब होती है या टाइम ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि कई सारे मित्र मेरे LLB के हैं, जैसे तिवारी जी LLB के हैं, आप उर्दू के हैं, तो उर्दू से संबंधित चीज़ें मैं आपसे सीख सकता हूँ। LLB लॉ से संबंधित चीज़ें मैं कुछ सीख सकता हूँ, या लॉ से संबंधित कोई एक सामान्य जानकारी हो ले सकता हूँ। अगर लॉ वाले को और उर्दू वाले को एक वाणिज्य की जानकारी चाहिए तो वाणिज्य के विद्यार्थी से ले सकता है। तो कोऑर्डिनेशन से इसमें कहीं टाइम का नुकसान नहीं है, जस्ट लाइक फैमिली। हाँ, एक परिवार है। ये भी कहा गया है कि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर। बिल्कुल 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 है इसमें कहीं। मनीष भैया, आपके पास वक्त कम है और अभी शाम में ही आपकी ट्रेन भी है, और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसका हम लोग बहुत आभारी हैं। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये चाहता हूँ एक लास्ट सवाल, एक लास्ट क्वेश्चन, कि आप मधुर BHU चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ गोल्डन टिप्स बताएं जो उनकी लाइफ में काम आए। मैं मधुर BHU चैनल के माध्यम से अपने आगामी छात्रों को, आगामी मतलब अनुज अपने भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि विषम से विषम परिस्थितियों में धीरज रखना है, संतोष को अपने नहीं खोना है, अपने विश्वास को नहीं खोना है, और धैर्य को रखना है, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सफलताएं असफलताएं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप पहले ही मन में मत बैठा लीजिए कि हम पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में मैं सफल हो जाऊंगा। आप अपना कर्म कीजिए, प्रयास कीजिए, सफलता एक दिन मिलेगी, लेकिन अपना कर्म जो है पूरे मन से, शिद्दत से कीजिए। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, बड़ा भला उतिल्फ के आगे जो घुटनों के बल चलते हैं। क्या बात है। तो इसलिए ये मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी आज अगर अपने जो भी काम में मतलब सक्षम हुआ हूँ, तो इसमें धैर्य का बहुत बड़ा भूमिका रही है, क्योंकि धीरज अगर नहीं रहेगा तो आप सफलता के बहुत नज़दीक जाकर भी आप वहाँ से मूव हो जाएंगे, वहाँ स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि जब हम जितने नज़दीक होते हैं उतनी वहीं पे मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी और बेचैनी होती है, और सबसे ज़्यादा एफर्ट भी हमें वहीं पे लगाना होता है, और वही आपका जो एक पिक पॉइंट होता है, वही मतलब एक आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि बहुत मामूली सा फ़र्क होता है सफलता और सफलता, एक रिजल्ट का फ़र्क है, एक रिजल्ट का फ़र्क है। एक रिजल्ट आ गया बस आप सफल हो गए, एक रिजल्ट नहीं आया तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो एक परिणाम जो है आपके पक्ष में है कि विपक्ष में है, उसी को देखना है। और जहाँ तक बात रही है कि आलोचनाओं की, तो आलोचनाएं रहेंगी, क्योंकि जब आप जिंदा हैं तो फिर आलोचनाएं तो रहना स्वाभाविक सी बात है। जिंदा है तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा मतलब 2 टिप्स सबसे ज़्यादा, मतलब 2 बात कहना चाहूँगा कि एक तो निरंतर प्रयास कीजिए, प्रयास मत छोड़िए आप, और करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, किसी प्रयास को आप
इस तरीके से कीजिए, ये मानिए कि ये मेरा अंतिम प्रयास था, अब और प्रयास नहीं, मतलब इसलिए मानेंगे और प्रयास करेंगे तो आप पूरे मन से करेंगे, और अंतिम प्रयास मानकर प्रयास कीजिए। अब प्रयास का हिम्मत छोड़िए, किसी प्रयास को मिस होने मत दीजिए, क्योंकि और अवसर को चूकना नहीं चाहिए। प्रयास कीजिए और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, और भगवान पर विश्वास रखिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है, यकीन बहुत बड़ी चीज़ है। तो मनीष भैया, आपके इस स्वर्णिम शब्द को हमारे दर्शक जो हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो भी गांठ बांध के रखेंगे, और हम सब पूरी टीम के माध्यम से ये सारी चीज़ें लोगों तक फैलाते रहेंगे। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत आपको मुबारकबाद एक बार फिर हमारी मधुर बीएचयू के पूरी टीम की वजह से कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से ईश्वर मधुर करे बीएचयू को कि भी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और आप यूं ही तरक्की करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मधुर बीएचयू टीम को मेरी तरफ से। एक बार फिर मैं मनीष भैया का पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आप यूं ही बने रहे हमारे चैनल पे, और इसके माध्यम से हम ऐसे ही स्ट्रगल करने वाले ज़मीनी शख्सियत को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। मधुर बीएचयू की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।